हिंद किसान डायलॉग में आपका स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में आज हम लोग बात कर रहे हैं नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद जी से। रमेश चंद जी का कृषि नीतियों को लेकर के एक लंबा अनुभव है और उनकी जो भूमिका है कृषि नीतियों के निर्धारण में, फैसले लेने में, वो बहुत अहम रही है। और ये वित्त आयोग के भी सदस्य हैं। नीति आयोग के पहले रमेश चंद जी एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में जो आईसीआर हमारा है उसमें लंबे समय तक उन्होंने कृषि के जो आर्थिक मसले हैं उनके ऊपर काम किया है। आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि जो सरकार ने ताजा फैसले लिए हैं, जिनको बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम कृषि सुधारों के रूप में कहा जा रहा है, और देश में इस वक्त जो कोविड का संकट है उसमें एग्रीकल्चर क्यों ब्राइट स्पॉट की तरह है, क्या विकास दर रहेगी और कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो किसानों से संबंधित हैं और किसान सरकार के कुछ फैसलों का क्यों विरोध कर रहे हैं, उन तमाम सारे मसलों पर हम बात करेंगे रमेश चंद जी से हिंद किसान डायलॉग में। आपका स्वागत है रमेश चंद जी। मेरा पहला सवाल आपसे रमेश चंद जी ये है कि जी इस वक्त इकोनॉमी के जो बाकी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, एक्सटर्नल सेक्टर भी हो, उन सब के हालात अच्छे नहीं है और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अलग अलग अनुमान है लेकिन उसमें गिरावट आएगी। ऐसे में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक ब्राइट स्पॉट की तरह है और एग्रीकल्चर को माना जा रहा है कि जो रिवाइवल का रास्ता है इस बार इकोनॉमी का, वो एग्रीकल्चर के रास्ते होके आगे बढ़ेगा। तो ये जो उम्मीद है वो कितनी पुख्ता है और कितनी सस्टेनेबल है एग्रीकल्चर की जो ये बेहतर स्थिति है? ऐसा है कि यदि हम भारतीय एग्रीकल्चर के परफॉर्मेंस को देखें, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वो जो आर्थिक उथल पुथल है उससे रेजिलियंस रही है उसमें। यदि गवर्नमेंट अपना पॉलिसी सपोर्ट इंटैक्ट रखे तो एग्रीकल्चर हमारा इंडिया का आर्थिक उथल पुथल में हमें एक रेजिलियंस देता है। तो ये कोविड के टाइम में जब हम बाकी इकोनॉमी में अलग अलग एस्टीमेट्स हैं, कोई कह रहा है कि वो 6% डिक्लाइन होगा, कोई 10% डिक्लाइन होगा, तो एग्रीकल्चर का हमारा ग्रोथ रेट जो इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड है 3.1-3.2%, उससे भी इस वर्ष या इस क्वार्टर में बेहतर प्रदर्शन होगा। तो ये मैं समझता हूं कि ये हमारे कृषि में जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर 17-18% है, तो इसके होने से एक एग्रीकल्चर को ओवरऑल 0.5 से 0.6% की पॉजिटिव ग्रोथ ओवरऑल रियल प्राइसेस पे, करंट प्राइसेस पे तो और भी ज्यादा होगा रहा है। जो रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने थोड़ा इन्फ्लेशन को लेकर के एक डर जाहिर किया है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकते हैं अगर महंगाई वैसे आई तो, और उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है खासतौर से दालों की महंगाई को उन्होंने नोटिस किया है। एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है, अगर बाकी सेक्टर अच्छा नहीं करेंगे तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनकी डिमांड पे असर आ सकता है। तो ये इस बार ये रिवर्स जो हम लोग देख रहे हैं उसको लेकर के आपका क्या मानना है? यदि हम होलसेल फूड प्राइस को देखें तो उसमें जो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, वो 4% है। लेकिन जब हम रिटेल को देखते हैं तो उसमें जो इन्फ्लेशन है वो आपको हाई मिलता है 7-8% के लगभग। तो एक तो कारण ये है कि जो ये डिसरप्शन लॉजिस्टिक्स में हुआ कि होलसेल से, मंडियों से माल कंज्यूमर तक जा रहा है, तो जिस गति से, जिस तेजी से, जिस मात्रा में उसको जाना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कोई विघ्न पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम ट्रेड की है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे ट्रेड की ये एक डेफिशिएंसी है कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है बिटवीन होलसेल एंड रिटेल। ये पहला कारण। यदि हम स्ट्रक्चर को देखें कि इन्फ्लेशन कहाँ हुआ, तो जो हमारे प्रोटीन रिच फूड हैं उनमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला। कि आपने पढ़ा होगा कई जगह चिकन जो है 25-30 रुपए किलो बिकने लग गया था। एग्स को भी लोग नहीं ले रहे थे। कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई थी लोगों के मन में कि शायद इसका कोविड से कोई रिश्ता है। पल्सेस में थोड़ा सा कुछ पल्सेस पे हमें प्रोडक्शन पे भी जो पिछले साल की उत्पादन अब खाने के लिए मिलना है उस पे भी एक जो है सेटबैक हुआ था। उसी वजह से इंपोर्ट का डिसीजन लिया गया उस समय जब किसानों की मार्केट राइवल लगभग काफी ज्यादा आ गई थी। उसके बाद सरकार ने उसको इंपोर्ट किया, इसको थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। हाँ, लेकिन अभी तो नई फसल आ जाएगी अगले महीने से दालों की,
और मेरे ख्याल से रिजर्व बैंक को देखना चाहिए आपकी सलाह पर ध्यान देके। मैं ये जो पिछले 6 साल है एक ब्रॉड पिक्चर में आपसे जानना चाहता हूं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के जो बड़े कदम हैं उनको आप किसको सबसे अहम मानते हैं उन फैसलों को, क्योंकि सब में आपका योगदान रहा है, आपकी भूमिका रही है, तो कौन से ऐसे बड़े कदम हम माने ये 6 साल में? किसान के एंगल से यदि हम देखें तो जो सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना का फार्मूला दिया किसान के एंगल से, तो वो एक बहुत बड़ा फैसला था। उससे आप देखोगे ठीक है उसके कुछ इम्प्लीकेशन भी हुए कि हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अफेक्ट हो गई, लेकिन किसान के एंगल से एक तो एमएसपी को ज्यादा इंक्रीज देना, नए फार्मूला लाना उस पे, और दूसरा एमएसपी का कवरेज एक्सपेंड करना पल्सेस पे, दालों पे और ऑयल सीड्स पे एक्सपेंड किया। तो ये एक यदि हम पीछे को देखें तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप था। लेकिन ओवरऑल 6 साल में ही नहीं, यदि मैं कहूं कि 91 के बाद 1991 के बाद कृषि के लिए बड़ा फैसला क्या हुआ, वो जो 3 नीतियों में परिवर्तन आए। ये सवाल एमएसपी वाले के बाद आपसे करूंगा। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि सरकार ने वादा किया था कि लागत के ऊपर 50% मुनाफा देंगे किसानों को, ये पॉलिटिकल डिसीजन भी था। और जो एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाला किसान आयोग था उसने ये रिकमेंडेशन दिया था। अब सवाल है कि किसानों ने कहा C2 कॉस्ट पर हमें 50% मिलना चाहिए मुनाफा। सरकार ने A2 प्लस फैमिली लेबर उसके ऊपर दिया, उसमें पहले भी आपसे चर्चा हुई है। तो ये इसको लेकर के अभी भी किसान के मन में एक सवाल रहता है कि हमें C2 के ऊपर 50% मिलना चाहिए। ऐसी क्या व्यावहारिक दिक्कतें हैं कि A2FL जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई कि वो फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाए और कुछ ऐसी बड़ी दिक्कतें खड़ी ना हो सकता है शायद फाइनेंशियल इश्यूज रहे हो। अब ऐसा है कि जो कमोडिटी जिनमें एमएसपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है उनमें हम सरप्लस हैं। हम राइस का लगभग 1.2 करोड़ टन, 12 मिलियन टन हम राइस बासमती और नॉन बासमती एक्सपोर्ट करते हैं, और बीट में भी हम थोड़ा सा सरप्लस रहता है। आज सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनल प्राइस जो बीट की है वो हमारी एमएसपी से 25-30% नीचे है। इसी तरह यदि आप चीनी का देखें तो हमारी होलसेल एक्स फैक्ट्री प्राइस 33-34 रुपए किलो है। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है चीनी की होलसेल वो 25-26 रुपए किलो है। जब हम सरप्लस हैं और हमारी प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा है तो हम उसको डिस्पोज कहां करें? तो एक तो ये इशू है कि हम किसान को जितनी ज्यादा से ज्यादा कीमत है दें, लेकिन जो सरप्लस है उसकी डिस्पोजल के जो हमें चैनल या ऑप्शन है उसको पूरी तरह से हम बंद ना होने दें, नहीं तो हमारे स्टॉक बिल्डअप होते रहेंगे और देश के पानी का, जमीन का उपयोग करके हम कोई चीज पैदा करते हैं और वो सड़ रही है आपकी, उसका कोई टिकर नहीं है। एक तो ये है कि हमारा प्रोड्यूस इंटरनेशनली बहुत ज्यादा अनकम्पिटिटिव ना हो। दूसरा ये है कि A2+FL को जब आप इंक्लूड कर लेते हो, हमने स्वामीनाथन साहब को भी यहां बुलाकर उनसे ये डिस्कशन किया कि इसमें से जो कंपोनेंट बाहर रहता है वो रह गया कि जो अपनी जमीन का किराया, अपनी जमीन का लैंड रेंट, जो कि हम अंदाजे से लगाते हैं कि यदि आपकी अपनी जमीन है तो कॉस्ट C2 में A2+FL के बीच में उसको ऐड कर देते हैं। हमने उनसे यही पूछा कि अपनी जमीन जो जिस पे किसान किराया देता नहीं किसी को, उस पे रेंट फार्मूले में लगाने का आप हमें कोई जस्टिफिकेशन बता दीजिए। तो उनके पास, मैं आपके कैमरे में ये कह रहा हूं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। लेकिन रमेश चंद जी, हमारे यहाँ 20-25% किसान ऐसे भी हैं जो कि किराए पे जमीन लेकर के खेती, वो इंक्लूडेड है। जो रेंट पेड ऑन लीज्ड इन लैंड है वो A2 में इंक्लूडेड है। लेकिन जो कैपिटल कॉस्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ लैंड रेंट है वो इसमें नहीं है, और वो काफी बड़ी होती है, 20-25% ऑफ द टोटल कॉस्ट होती है। तो उसके इंक्लूड करने से 20-25% वो और उसके ऊपर फिर 50%, तो आप देखोगे कि जो अभी एमएसपी है आपको उसको 30-35% इंक्रीज करना होगा।
जिससे जो इंटरनेशनल प्राइसेज हैं उसमें शायद हम कभी भी फिर उसको डिस्पोज नहीं कर पाएंगे। जिस रेट पे चीज बिकती है आप उसको बिकने दीजिए। अमेरिका, चाइना और बड़े बड़े देश अपने किसानों को डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट से देते हैं कि हमारे हिसाब से आपकी जेन्युइन प्राइस जो है वो C2 को लेकर ये बनती है, लेकिन हम मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे ताकि प्रोड्यूस बाहर भी बिकता रहे, इंडस्ट्री पे भी उसका इफेक्ट ना हो। अब आप सोचिए, यदि आप कॉटन की प्राइस इतना इंक्रीज कर देते हो तो हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का क्या होगा? रमेश चंद जी, आजकल जिसके ऊपर तमाम सारे जगहों पर चर्चा हो रही है, सरकार ने जून के पहले हफ्ते में 3 अध्यादेशों के ऊपर फैसला लिया, उनको जारी किया, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन है, गेहूं या जो भी फसल है, किसानों के जो भी उत्पाद है उनकी मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो APMC के बाहर अनुमति दी गई है, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ये जो 3 कानून हैं, इनको लेकर के क्या इसके पीछे सोच क्या है? क्योंकि आप जो इन कानूनों के आने के जो आर्किटेक्ट्स हैं उनमें से आपके जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और आप लगातार इसमें आपने काम किया है। तो क्या इन तीनों को हम किस तरह से देखें? ये क्रांतिकारी क्यों माने जाएंगे? ये क्रांतिकारी इसलिए माने जा रहे हैं कि कोई भी जो व्यवस्था है वो समय के साथ जो टेक्नोलॉजी आती है, जो नए आइडियाज आते हैं, उस व्यवस्था को अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन हमारे कृषि के प्रोडक्शन और मार्केटिंग और सर्विसेज तीनों ने समय के साथ जो एक एडजस्टमेंट उसमें होनी चाहिए थे वो नहीं हुई। उसी वजह से जो ग्रोथ और जो स्ट्रेंथ किसी भी सेक्टर को आती है वो इन्वेस्टमेंट से आती है। हम इस चीज को भूल जाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में यदि हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट देखें वो 0.5% से ऊपर नहीं गई। दूसरा ये था कि जो प्रोड्यूसिंग रीजन है और जो कंज्यूमिंग रीजन है उनका आपस में इंटेग्रेशन नहीं था। वहां पे किसान जो है उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पे फेंक रहे हैं प्रोड्यूस, और कंज्यूमिंग एरिया में उसी दिन आप देखोगे कि उससे 5 गुना प्राइस पे वही प्रोड्यूस बिक रहा है। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ मार्केट एक दूसरा रीजन था। आपने देखा महाराष्ट्र में 14 लोगों की मृत्यु होगी कि उनको पेस्टिसाइड को यूज करने का तरीका अच्छी तरह से नहीं आता था। क्यों ना हम एक व्यवस्था में चेंज लाएं कि पेस्टिसाइड ना बेचकर अब पेस्ट कंट्रोल बेचें। इसके लिए ये जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन सर्विसेज में, जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा, प्रोड्यूस लेने में, वो बढ़े। दूसरा, इंडिया का किसान आपने देखा कि वो रिस्क लेता है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज करने के लिए। क्या हम उसको एक ऐसा अल्टरनेटिव दे सकते हैं कि वो फसल बीजने से पहले किसी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि इस प्राइस पे उसका प्रोड्यूस खरीदा जाएगा? तो ये जो आपने कहा कि वो जो फार्मिंग और फार्म सर्विस एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर की जितनी डेफिशिएंसी थी उसको एड्रेस करके नया नाम देकर उसको बनाया गया। दूसरा ये था कि जो APMC एक्ट है, 1-2 स्टेट को छोड़कर बाकी सब स्टेट में है, वहां पर किसान को ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपना प्रोड्यूस मंडी के अलावा कहीं भी और बेच सके। ये उस पे एक पर फोर्स है कि आपको प्रोड्यूस अपना पहले यहां लाना होगा, यहां बोली लगेगी, यहां से कोई खरीदेगा तभी है। और वहां कई जगह चार्जेस भी जो हैं वो कुछ जितनी सर्विस मिलती है उससे ज्यादा थे। तो उसमें जो ये लिबरलाइजेशन किया गया कि मंडी रहेगी, किसान के पास ये ऑप्शन रहेगी, लेकिन उसके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होगी। किसी को वो सीधे बेचना चाहे, वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे उसको बेचना चाहे, वो खुद मार्केट करना चाहे, हरियाणा के किसान दिल्ली के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जाकर सीधा माल बेचना चाहे, और कोई भी किसान अपना, जैसे इंडिविजुअल फार्मर कई बार ज्यादा प्रोड्यूस नहीं ले जा सकता यदि वो बड़ा किसान नहीं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई किन्नू होता है अबोहर फिरोजपुर एरिया में, वो अपना किन्नू ले जाकर बेचना चाहे महाराष्ट्र में, तो उनको किसी भी प्रोड्यूस को वहां ले जाकर बेचने में हर तरह की जो पाबंदी है उसको हटाया गया। लेकिन APMC मार्केट को इंटैक्ट रखा गया। किसान को हमने ऐसे बांधा हुआ था कि आपने केवल ट्रक में ही जाना है, इसके अलावा आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते।
किसानों के पक्ष को बेहतर करने के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, 3 कानून बदले गए, किसान क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? एक तो ये पॉइंट है मेरा। दूसरे, बिहार में एपीएमसी नहीं है 2006 से, तो वहां का किसान क्यों परेशान है? वहां कोई बड़ा प्लेयर क्यों नहीं गया? और ये किसान क्यों सड़कों पे हैं सरकार के इस फैसले के खिलाफ? सबसे बड़ा एक डर जो उनके अंदर गया है कि सरकार ने ये जो कदम उठाए ये एमएसपी को खत्म कर देंगे। तो ये जो एक आशंका उसके अंदर पैदा हुई, इसको एड्रेस करने का क्या कोशिश है और क्यों ये किसान के अंदर चला गया? आप कह रहे हैं उसके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं नहीं, हमारे लिए आपने अच्छा नहीं किया। जो पॉलिसी नीति से संबंधित फैसले होते हैं उन पे कभी एक मत नहीं होता, उसका उत्तर केवल समय से हमें मिलता है, ये फैसला ठीक था कि ये नहीं ठीक था। ऐसे भी बहुत से किसान संगठन हैं, मैं आपको उनके मुझे एप्रिसिएशन लेटर आए हुए बधाई देते हुए सरकार को, जिन्होंने इसको वेलकम किया, वो भी जो है। अब इस फैसले का एमएसपी के साथ बिल्कुल कोई भी दूर का भी कोई संबंध नहीं है। सरकार को पीडीएस चलाना है, पीडीएस में 6 करोड़ टन सीरियल की जरूरत पड़ती है। फूड सिक्योरिटी के 3 पिलर हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक पिलर को बंद कर देंगे। एमएसपी उसका एक पिलर है, प्रोक्योरमेंट, बफर स्टॉक उसका दूसरा पिलर है, पीडीएस उसका तीसरा पिलर है। अब आपने यदि प्रोड्यूस खरीदा नहीं एमएसपी पे, तो आप राइट जो फूड सिक्योरिटी में एक्ट में आपने दिया है, अब कहां से उसको प्रोड्यूस को जो है लाओगे? और एक और हम बेहतर प्राइस का प्रॉमिस कर रहे हैं और उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये इस तरह की भ्रांतियां कि एमएसपी बंद है। तो अभी खरीफ सीजन आने वाला है, आप देख लोगे कि क्या सरकार की कोई ऐसी मंशा है इसको कम करने की। और अभी यदि आप बीट की प्रोक्योरमेंट देखें, पिछले साल से ज्यादा हुई है। राइस की प्रोक्योरमेंट देखें, पिछले साल से ज्यादा हुई है। और इस बार आप खरीफ में देखो, तो इसका मैं ये बताना चाहता हूं, एमएसपी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। दूसरा, हरवीर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पंजाब का किसान, उसको एमएसपी मिलती है, एक एक दाना एमएसपी पे बिकता है, गेहूं और जो उसका चावल है उसका। लेकिन पंजाब में मक्का पे कोई एमएसपी नहीं मिलती, सरसों पे कोई एमएसपी नहीं मिलती, और बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर प्रोड्यूस एमएसपी से नीचे बिकता है। कई एस्टीमेट तो ये बताते हैं कि केवल 6-7% किसान ही हैं जो एमएसपी का, वो तो ठीक नहीं है। और मैं वही आ रहा हूं आपको कि ये जो नया कानून आया है, इसमें इस तरह का प्रावधान है कि एमएसपी से भी बेहतर प्राइस किसान को कई कमोडिटीज में मिल सके। आपने बिहार का एग्जांपल दिया, मैं उसको ऐसे जरूर बताना चाहूंगा। बिहार ने जब वहां एपीएमसी एक्ट स्क्रैप किया, मैं उसका सबसे बड़ा विरोधी रहा हूं और थ्रू आउट सरकार में ये रहा हूं। जब भी वो बात आई, मैंने उसके अगेंस्ट बात की। बिहार ने मेरे हिसाब से यही गलती की है जो इस एक्ट में नहीं है, कि उन्होंने एपीएमसी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर थी बनी हुई, उसको खत्म कर दिया, जबकि इस एक्ट में एपीएमसी को इंटैक्ट रखा गया है। एपीएमसी एक्ट से फ्रूट एंड वेजिटेबल को महाराष्ट्र ने बाहर किया और बहुत स्टेट ने भी किया, लेकिन अभी भी वाशी में, बम्बे में फ्रूट और वेजिटेबल भारी मात्रा में एपीएमसी मार्केट में बिकता है। तो ये तो मतलब धारणा बनाना हूं कि जो आपका जो इसमें स्पष्टीकरण है, उससे लोगों को कुछ आइडिया लगेगा और बिहार को लोग सबक की तरह लेंगे कि ऐसा दूसरे राज्य उस दिशा में ना चले। जो विकसित राष्ट्र है वहां पर तो सारा फ्री मार्केट है ज्यादातर। अमेरिका का एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि जो एक कंज्यूमर जो दाम पे करता है प्रोड्यूस का, फाइनली उसका 30-35 सेंट मिलता है किसान को। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कॉर्पोरेट बड़े आ जाएंगे और नेटवर्क बना लेंगे तो किसान को वाजिब उसका जो हिस्सा है उत्पाद में वो देंगे। यहां पर एक ब्राइट स्पॉट है, अमूल करीब 70% देता है जो कंज्यूमर पे करता है उसका। और यहां पर अभी हमारे जो आना चाहते हैं, वो आईटीसी हो या और दूसरी कंपनियां हो, वो कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई राइडर मत लगाइए। तो ये मंशा मैं पहले से ही देख रहा हूं कि उनका तो कुछ और है। किसान को बेस्ट प्राइस देने का मैकेनिज्म सिर्फ कंपटीशन है। और जो आपने एग्जांपल दी, किसान की बेहतरी इस चीज में नहीं है कि उसका शेयर इन कंज्यूमर प्राइस हाई हो,
उसकी बेहतरी इस चीज में है कि उसको जो नेट प्राइस मिलती है वो हाई हो। फार्मर शेयर इन कंज्यूमर रूपी उसकी बेहतरी का कोई भी एक अच्छा मापदंड नहीं है, ठीक है। तो उसका मापदंड है कि किसान को नेट प्राइस उसकी क्या मिलती है। और बेस्ट के उसको कंपेयर करना हमारे साथ, आपको पता है कि बेस्ट में फूड प्रिस्टीन प्योर और थोड़ा सा उसकी क्वालिटी कम नहीं हुई, आप जब वो बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस मिलता है उसकी प्राइस कंपेयर करते हो, कितना प्रोड्यूस वहां वेस्ट हो जाता है कि जब वो एक मापदंड से नीचे गया तो वो चाहे कितने ही आपकी सुपरमार्केट भरी हुई है उससे उसको निकालकर बाहर फेंक दिया जाए। हमारे देश में एक तो जो ब्रेक थ्रू बहुत कम होते हैं, या तो बाहर से आया हमने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया थोड़ा मॉडिफाई करके, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें जीएम टेक्नोलॉजी की मैं बात करूंगा, या जो बेहतर इक्विपमेंट्स उस तरीके का, फार्मर्स के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। हमारा जो पब्लिक रिसर्च सिस्टम है आईसीआर, उसमें हमें बड़े ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहे हैं। प्राइवेट की भूमिका बढ़ रही है, मल्टीनेशनल भी है, हमारे इंडियन कंपनीज भी हैं। तो टेक्नोलॉजी को लेकर पे हम लोग क्यों उतना अग्रेसिव नहीं है? मार्केटिंग पर हम हुए, लेकिन टेक्नोलॉजी पे सरकार भी स्लो मोशन में है, क्यों है ऐसा? सरकार की मंशा कारपोरेट को ही लाने की नहीं है। आप उसमें ये पढ़ो, एफपीओ, फार्मर सेल्फ ग्रुप, उनको एम्पावर करने की, और इस एक्ट के बाद जो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का है, कि सरकार की ये मंशा है कि किसान खुद कारपोरेट बने, वो अपनी एफपीओ बनाएं और खुद अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग करें। जो एफपीओ जो कारपोरेट को जाएगा वो आपको अपना आए, तो वो एक है। अब मैं आपके टेक्नोलॉजी के सवाल पे जो है आता हूं। देखिए, उसमें एक तो ये था कि शुरू से हमारा एक्सेसिव एम्फेसिस रहा टेक्नोलॉजी में, खास तौर पर राइस और बीट, कि भाई फूड सिक्योरिटी, बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट इंस्टीट्यूट, वो जो बनी वो राइस और बीट की ही बनी। आज आवश्यकता हमारी डाइवर्सिफिकेशन की जो है वो आती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी को भी एड्रेस करने की जरूरत है। आईसीआर के और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अपने प्रॉब्लम्स हैं। एक तो फंडिंग का बहुत बड़ा इशू है, दूसरा उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है। मैंने आईसीआर सिस्टम में देखा है, आईसीआर में जैसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआरआई को माना जाता है, उस डायरेक्टर के पास ये पावर नहीं है कि कभी भी वो एक लेक्चरर को रख सके। जब आप उसको अच्छा टैलेंट ही सिलेक्ट नहीं करने की ऑटोनॉमी देते, तब फिर कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे? तो आपका जो केंद्र बिंदु है टेक्नोलॉजी में, वो ये है कि इसमें हमें यदि अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो टेक्नोलॉजी के एरिया में भी हमें रिफॉर्म करने होंगे, वो काफी जरूरी है। और रिफॉर्म का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अभी सेकंड जो फेज रिफॉर्म किस किस में होना चाहिए, सीड में क्या होना चाहिए, पेस्टिसाइड में क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए, हम उनको अब ले रहे हैं, शायद उसका भी आएगा। एक सवाल मैं आपसे करूंगा आखिर में, कि जो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है खास तौर से, वो नहीं बढ़ रहा है। और आपने पिछले सवाल में चर्चा की, जो 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात है, वो तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट तो होगा, बट वो कर्ज है जो कि छोटे कारोबारी लें, किसान लेंगे, स्टार्टअप लें, सबके लिए है। तो एक तो इसमें पॉइंट है कि इससे बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, छोटा है, कोई बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट तो कोई लगा नहीं पाएगा, ना बड़ी कोल्ड चेन स्थापित कर पाएगा 2 करोड़ 3 करोड़ के लिमिट में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो ड्राउट है एग्रीकल्चर में, खासतौर से पब्लिक इन्वेस्टमेंट का, वो क्यों दूर नहीं हो रहा? उसमें सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है? यदि आप एग्रीकल्चर को टोटल एलोकेशन देखें, उसमें एक बहुत बड़ी वृद्धि आई है, लेकिन उसका यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सब्सिडी की ओर ज्यादा पैसा जाने लगा और इन्वेस्टमेंट को उससे डेफिनेटली एक सेटबैक पहुंचा। लेकिन आप सोचें कि दोनों ही एक बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े, तो यदि आप सब्सिडी का परसेंट देखें हमारे जीडीपी में, वो 10% को भी क्रॉस कर चुका है सब्सिडी का। यदि आप देखें तो यदि आप सब्सिडी प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करके देखें, तो जो सरकार एग्रीकल्चर के लिए कर रही है वो कोई मतलब उसमें कोई कमी नहीं, इवन एज ए परसेंट ऑफ जीवीए एग्रीकल्चर भी उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब ये भी किसान की डिमांड है कि मुझे सब्सिडी चाहिए, उसका ये रहता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट में सेटबैक
ये है कि 80% पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में है। उनका रफ्तार इतनी स्लो है स्टेट लेवल पे, इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को बनाया गया कि जब तक हम इसकी रफ्तार तेज नहीं करेंगे, कहीं एनवायरनमेंट की वजह से रुका है, कहीं लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपकी नहीं है, तो अच्छा उसके बहुत अच्छे जो है रिटर्न जो आना चाहिए था वो उसमें नहीं है। तो ये एक इशू है कि एक तो इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरा उस इन्वेस्टमेंट पे भी हमें जो रिटर्न मिलनी चाहिए वो कमेंसरेट नहीं हुई। इसीलिए ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ये नया एक एफएमडी को कंट्रोल करने का कुछ नई नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल स्कीम को लाए हैं और तो कारपोरेट से भी उसमें ऐड होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोग को रुकना पड़ेगा, अभी समय हमारा पूरा हो रहा है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगला चरण रिफॉर्म्स का अभी जारी है और कदम हमारे सामने आएंगे और हम भी अगले चरण की बातचीत आपसे जारी रखेंगे। अगली बार फिर आपके साथ बैठेंगे इन किसान डायलॉग में, जो देश की सबसे अहम इकोनॉमी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है और जो करीब 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन को अभी भी सीधे प्रभावित करता है। उस मसले पर आपने हमें महत्वपूर्ण बातें के हमारे सवालों के जवाब दिए। हमारे साथ आप जुड़े रमेश चंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन किसान डायलॉग में समय देने के लिए। नमस्कार।